तो 5 से किसको मल्टीप्लाई करें कि 25 आ जाए? 5 से ही। पर हमें ये नहीं पता ना 25 है या नहीं है, हो सकता है ये 50 हो। तो 5 × 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। भाई नहीं हो सकता ये 30 है, मुझे 30 लग रहा है, ठीक है। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो। तो ये चीज़ चेंज हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करती है चीज़? इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो अचर है, क्वेश्चन ही गलत हो रहा है स्टार्टिंग से ही। तो इसीलिए तो हमने प्रूव कर दिया कि भैया √5 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल हो ही नहीं सकता। अगर इसको रख रहे हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है, एक बात दूसरी बात को काट रही है और गलत कोई भी नहीं है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपका कीमती वक्त खराब ना करते हुए आइए आज क्या सीखते हैं। आज √5, क्या हम सिर्फ √5 को ही इरेशनल प्रूव करना सीखेंगे या और भी कोई नंबर है? जितने इरेशनल नंबर हैं इस तरीके से आप किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि √5 को ही इसमें प्रूव करना सिखाया जाएगा। इससे आप किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन है जो इरेशनल नंबर है उसको आप इरेशनल प्रूव कर सकते हो, चाहे कोई भी डिजिट हो, ठीक है। आप ये सीख जाओगे। एक बात आप नोट करिए कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लेंथी बने, 15 मिनट 20 मिनट जितनी भी देर की वीडियो बनेगी मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ दिमाग में रखिए, ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी वो हर एक चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक के बारे में सीखने के लिए आपकी मदद करेगी। क्योंकि 10th क्लास में यही है जो फर्स्ट चैप्टर में जो मुश्किलें खड़ी करता है, और इसी क्वेश्चन को बच्चे याद करते हैं, समझते नहीं हैं, याद करते हैं। तो मैं अच्छे से कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की कि आपको हर एक चीज़ समझाऊँ अच्छे से। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाता, हर बार पूछा जाता है, और ये 1 नंबर का नहीं होता, ये 3 से 5 नंबर के बीच में कितने भी नंबर का पूछा जा सकता है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी। तो आइए आपका कीमती वक्त खराब ना करते हुए √5 को हमें क्या प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, ठीक। होती क्या है? जिसको हम P/Q की फॉर्म में, P/Q मतलब P और Q यहां पर वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं चर, कि जहां पर हमें नंबर नहीं लिखना होता, क्योंकि नंबर तो हमें यही बताएगा कि ये नंबर बस इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है। जैसे मैं यहाँ पर 8 लिख रहा हूं, तो 8 की वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ 8 ही है, 8 की जगह कोई और नहीं ले सकता। 7 उसकी वैल्यू 7 ही है, 7 की जगह 7 ही लेगा। 15 तो 15 की वैल्यू 15 ही है। ये हमें इनसे क्या फ़ायदा होता है? ये हमें एक ऐसी कंडीशन में पहुंचा देते हैं जिसमें हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो P की जगह पे कोई भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। 8 क्या है? 8 एक कांस्टेंट टर्म है, अचर है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। 8 ही रहेगा, ठीक। तो P और Q क्या है? P और Q हुई क्यों? अल्फ़ाबेट तो और भी बहुत सारे, लेटर तो और भी बहुत सारे हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हो, A B X Y, जो आपका मन करे। तो मुझे P/Q लिखने हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है आपको, क्या है? सबसे पहले तो ये कि P and Q आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम क्या है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सहअभाज्य। अगर आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा, नहीं तो पता करते हैं। सहअभाज्य वे होते हैं, वे नंबर्स होते हैं जो 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होता है। 7 का फैक्टर गुणनखंड, मतलब जिसकी टेबल में 7 आता है, 1 × 7, ये 3 × 3। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, एक जैसा समान कुछ भी नहीं है, गुणनखंड समान नहीं है, फैक्टर कॉमन नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होगा? 1, ठीक। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो 1 नहीं है, डाल लेते हैं, ऐसे ही डाल सकते हैं, हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 × 3 भी 9 होता है, 9 × 1 भी 9 होता है। तो अब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 1 से को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 × 7 7, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? सिर्फ 1। तो 7 और 9 को प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही हो, अभाज्य संख्या ही हो,
जैसे 8 और 15 कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, 15 भी कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। चेक करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, कुछ भी कॉमन नहीं है तो उठा के 1 लिख दो। तो 8 और 15 भी हो सकते हैं। तो P और Q क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, लेकिन हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में तो 12/15 भी देख रखे हैं, 5/10 भी देख रखा है, तो क्या फ्रैक्शन नहीं है, ये P बाई Q के फॉर्म में नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये बिल्कुल है, तो ये तो नहीं है, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, पर ऐसे आंसर हम लिखते नहीं हैं। तो क्या करते हैं इनके साथ, इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं और इसका लघु रूप छोटे रूप में लेके आते हैं। कैसे, आपने पता नहीं शायद पढ़े या नहीं पढ़े हैं, इसके इक्विवेलेंट नंबर जो होंगे इसको हम और फर्दर डिवाइड करेंगे, और हो रहा है तो 3 से करेंगे, 3 4 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा। अब 4 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर, 1 और 2 क्या है, को प्राइम नंबर। तो ऐसे ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, ये याद रखना। इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नहीं पता तो मैंने वीडियो में बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिस वीडियो मैंने अच्छे से बताए हैं सारे नंबर्स, कौन सा नंबर क्या होता है, कौन सा नंबर क्या नहीं होता है, ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। तो अभी आप समझ पाए होंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। एक चीज़ तो ये कि रेशनल नंबर के लिए कि एक चीज़ तो ये है कि रेशनल नंबर के लिए हमें एक कंडीशन तो पता होगी कि P और Q को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, वो सिंपल सी है कि भाई Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड में नीचे जिससे भाग करते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि 0 से हम भाग नहीं कर सकते किसी को। नहीं पता, मैंने अच्छे से बताया है वीडियो में, और आप उसी वीडियो में जाके देख सकते हो कि 0 से हम भाग क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारा आंसर नॉट डिफाइन आएगा, 0 नहीं आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या, Q प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। P 0 हो सकता है, हाँ P 0 हो सकता है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रीमिय संख्या है जिसको P बाई Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई, जैसे कि √2, जैसे कि 3, जैसे कि 5, √1 भाई ये हो सकता है, ये रेशनल नंबर हो सकता है। कैसे भाई, ये बाहर निकल सकता है, ठीक, ये बाहर निकल सकता है, तो ये ऐसे बाहर कैसे निकलेगा मैंने एक वीडियो में बताया है, इसमें बता के टाइम खराब नहीं करूंगा। तो ये नहीं होता, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। √4 भी नहीं लिखा भाई, वो भी रेशनल नंबर है, वो भी बाहर निकल सकता है, ठीक है। कैसे बाहर निकालते हैं मैंने एक वीडियो में बताया अपनी अच्छे से, स्क्वायर रूट वाली, क्यूब रूट वाली, आप वो जाके देख सकते हो। तो 6 7, अगर स्क्वायर रूट है तो 8 भी, स्क्वायर रूट है तो 8 भी, क्यूब रूट नहीं है तो बात अलग है। तो ये और भी बहुत सारे चलते जाएंगे ऐसे। तो ये अप्रीमिय संख्या, इनको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो है तो प्रूव क्यों कर रहे हैं, अगर है तो प्रूव क्यों कर रहे हैं, क्यों सरदर्दी ले रहे हैं, बताना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन ऐसे ही तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ पाए होंगे कि रेशनल में और इरेशनल में फर्क समझ पाए होंगे। क्वेश्चन वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो आप बस साथ दे और P बाई Q के इक्वल रखेंगे, और P एंड Q क्या है, आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, याद रखना। और Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये बस दिमाग में रखना, ठीक। तो पहली चीज तो हो गई ये। आप क्या करें आगे, बच्चे कंफ्यूज होते कि अब आगे करें क्या। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो याद कर लिया, चल इसको याद भी नहीं करते, समझ में आ गया कि भाई इसको एक रेशनल नंबर के बराबर रख दो। रेशनल नंबर के ही क्यों रखा, क्योंकि भाई कंपटीशन दोनों के बीच में है, रेशनल और इरेशनल। अगर ये इरेशनल नहीं है तो इसको रेशनल मानो, पहले तो यही मानेंगे ना भाई। काम करो, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले तो लेट करो, अज्यूम करो, मानो कि मान लो √5 या √5 एक रेशनल नंबर है। तो लिखो, ये लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने बराबर में क्यों रखा है ये, क्योंकि हमने मानना है। तो मानना है तो इसको इसके बराबर क्यों रखा है, इसी को P बाई Q के फॉर्म में लिख दो, नीचे लगा दो 2 3 4 5 जो भी है, वो लिख नहीं सकते, गलती हो जाएगा। तो बराबर का मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, इसकी जगह पे ये लिख सकते हो। 7 के बराबर 9 नहीं होता, हमें पता है,
अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ तो बराबर है, तो 7 9 - 2 के बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, मैं ये लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। मुझसे कोई पूछेगा भाई यहाँ पर 7 की ज़रूरत है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, और इसकी हटा के ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों में से कोई भी जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। तो मैंने इसलिए यहाँ पर p/q लिखा है, बराबर में रखा है, किसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। इतना आप समझ पाए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब आगे क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ये क्या स्क्वेयरिंग ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? हम तो 1000 चीज़ें सोच सकते थे, स्क्वेयरिंग ही क्यों? सबसे पहले तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्क्वेयरिंग ही हो। पहला क्वेश्चन तो ये स्क्वेयरिंग ही क्यों, ज़रूरी नहीं है स्क्वेयरिंग हो। तो क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर स्क्वेयर रूट है, और स्क्वेयर रूट का उल्टा, जैसे यहाँ पर ये इरेशनल नंबर, तो हमने रेशनल नंबर के बराबर रखा है, अपोजिट किया ना। तो यहाँ पर स्क्वेयर रूट है, तो इसीलिए हम अपोजिट चलेंगे। स्क्वेयर रूट का अपोजिट स्क्वेयर। अगर क्यूब होता तो क्यूब करते, क्यूब रूट करते, तो यहाँ पर क्यूब रूट करते दोनों तरफ। पहली चीज़ समझ में आ गई कि स्क्वेयर क्यों, क्योंकि स्क्वेयर रूट था। अगर क्यूब रूट होता तो क्यूब करते। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर क्यूब हो सकता है, तो आपको क्यूब करना है, तब स्क्वेयर नहीं करना है। तो इसको याद मत करना, समझना कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बोथ साइड क्यों, ये प्रॉब्लम खाई जा रही है। यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर स्क्वेयर रूट इसलिए हुआ क्योंकि स्क्वेयर हटाना था। स्क्वेयर हटाना क्यों है, क्वेश्चन ये भी आना चाहिए, उस पर भी आएंगे। पर बोथ साइड दोनों तरफ क्यों? अरे भैया 5 है, इसको हम 6 - 1 लिख सकते हैं, 7 - 2 भी लिख सकते हैं, 4 + 1 भी लिख सकते हैं, 3 + 2 भी लिख सकते हैं। जो मेरी मर्जी में वो लिखूं, बराबर आना चाहिए। बराबर है, बिल्कुल है, चारों चीज़ें बराबर है 5 के। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी है, ये भी है। मैं काम करता हूँ, -1 कर देता हूँ। मैंने सिर्फ इस तरफ किया, यानी किया है भाई। ऐसा नहीं काम चलेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू बराबर रखनी है ना, इसीलिए बराबर का साइन है ना, तो इसलिए दोनों तरफ, इसलिए चीज़ें दोनों तरफ होंगी। किसी भी इक्वेशन में आप अगर किसी लेफ्ट साइड या राइट साइड के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हो, तो आपको दोनों तरफ करनी पड़ेगी, नहीं तो एक साइड बुरा मान जाएगी। कि होते नहीं कि इनसिक्योरिटी फील करना, 2 बच्चों के बीच में होता है माँ बाप को लेके, इसके ज़्यादा लाड प्यार हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे हैं, वो आगे जाके परेशान करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं करना है, कभी आगे जाके ये इक्वेशन परेशान करे, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वेयर कर रहे हो तो यहाँ पर भी करना। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्वेयरिंग ही करना, क्यूब भी कर सकते हो आप। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि स्क्वेयरिंग करनी जरूरी है, ना करे तो भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 इसके बराबर रखा है, और 5 को हमको फैक्टर दिखाना है, और इनको हमको मल्टीपल्स दिखाना है। वो क्यों? √5 एक रेशनल नंबर है, जो किसी की टेबल में नहीं आता, उसकी टेबल में कोई नहीं आता। तो यहाँ पर हमें √ हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। वो हटाने के लिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए स्क्वायर रूट हटाने के बाद 5 को हम किसी का भी फैक्टर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्क्वायर रूट हटाना जरूरी है। स्क्वेयरिंग क्यों करेंगे? स्क्वायर रूट हटाने के लिए। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि 5 को किसी का फैक्टर दिखाना, स्क्वायर। और दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इधर करेंगे तो इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। जो छेड़छाड़ यहाँ होगी वो छेड़छाड़ इस साइड भी होगी। ठीक है, तो करो। मैं ब्रैकेट के बाहर करके ऐसे कर रहा हूँ, इसका मतलब कि P और Q ब्रैकेट के अंदर इसके बाहर स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर है। इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो और ऐसे भी अलग अलग भी। ठीक है, तो अब Q जो है ये इधर आ जाएगा। स्क्वायर, पहले स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटो, क्या मिलेगा हमें? 5 P स्क्वायर Q स्क्वायर। Q स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू P का स्क्वायर। ये क्या बन गया यहाँ पर? ये यहाँ पर ये दिखा दिया गया, हमें ये बता दिया गया कि जो ये P स्क्वायर है ये किसके बराबर है? इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर है। कहने का मतलब ये जो 6 है ये किसके बराबर है? ये 2 और 3 की मल्टीप्लाई के बराबर है।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 आएगा, तो आप इसको 6 मान सकते हो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे। और क्या है, और में क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जो ये 2 है ना, इस 6 का फैक्टर है, गुणनखंड है। ये 3 भी इसका क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। और ये जो 6 है इन दोनों का मल्टीपल है, दोनों का गुणज है, दोनों की टेबल में आता है, 2 और 3 की टेबल में आता है 6। तो इसका मतलब 5 की और क्यू स्क्वायर की टेबल में ये पी स्क्वायर भी आता है। हाँ, तभी तो ऐसे लिखा गया है। पर क्यू स्क्वायर की तो टेबल भी नहीं होती, तो किसने कहा क्यू स्क्वायर की टेबल है, वो तो एक वेरिएबल है। 5 की टेबल में भी पी स्क्वायर नहीं आता, तो क्या हो गया, पी स्क्वायर एक वेरिएबल है, कोई भी नंबर पुट कर दो, 15, 20, 25, 30, 50, कुछ भी, ठीक है। तो 5 उसका एक फैक्टर है और पी स्क्वायर 5 का क्या है, गुणज है, मल्टीपल है, कि 5 की टेबल में आता है। तो इससे हमें एक चीज पता चली, क्या पता लगी, कि जो पी स्क्वायर है इज मल्टीपल ऑफ 5। तो P इज ऑल्सो मल्टीपल। राइटिंग मुझे पता है थोड़ी खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा खराब है, पर सुन के समझ के जैसे भी समझ में आ रहा है वैसे करो फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं आगे से अच्छी लिखने की कोशिश करूँगा, इसके लिए सॉरी। तो P भी मल्टीपल होगा 5 का, और 5P का क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, मतलब 5 की टेबल में P आएगा, ठीक है। ये कैसे, अगर 4 है, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 2 से भाग हो पा रहा है, या फिर 16 2 का मल्टीपल है, गुणज है, तो जिसका ये स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 भी तो होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो पी स्क्वायर अगर 5 का है तो पी भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो एक चीज तो ये होगी, ठीक है, इससे हमें समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर मैंने ऐसा क्यों लिखा है उस पर भी आऊंगा, पर फिलहाल के लिए जो 5 है, सॉरी, अगर P 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 की टेबल में P आता है, कितने पर गुणा करने पे आता है, कितने पे आता है, 5 की कुछ ना कुछ तो होगा ना। मान लेते हैं कि P 25 है, P मान लेते हैं 25 है, तो 5 से किसको मल्टीप्लाई करें कि 25 आ जाए, 5 से ही। पर हमें नहीं पता ना 25 है या नहीं है, हो सकता है ये 50 हो, तो 5 × 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। भाई नहीं हो सकता ये 30 है, मुझे 30 लग रहा है, ठीक है। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो। तो ये चीज चेंज हो सकती है, ये किस पे डिपेंड करती है चीज, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो अचर है, ये है चर, वेरिएबल, ये चेंज हो रही है बार बार, और ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है। तो इसीलिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी पी आए, तो यहां पर एक लिखा गया है एम क्यों, हमने तो और कुछ देखा है, और कुछ देखा होगा। अगर आप इसको A/B मान लेते हो, यहां पर आप C मान लेना, कई जगह आपने C देखा होगा। मैं P/Q ले रहा हूं तो मैम लिख रहा हूं, मैम की जगह कुछ और भी लिख सकता हूं, मैं NOPST कुछ भी लिख सकता हूं, P को छोड़ गया, नहीं तो कंफ्यूज हो गया ना, दो P क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने अलग मानना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये M लिखा, इसका मतलब क्या कि 5 को M से मल्टीप्लाई करो, हमें P मिलेगा, क्योंकि 5 फैक्टर है P का, P मल्टीपल है, गुणज है 5 का। गुणज है तो कितने पर मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो ये वो चीज है, इसलिए मैंने ये चीज बताई है। अब आप समझ पाए होंगे अच्छे से, तो इसको याद मत करना, हर चीज समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा लेंथी है, कंफ्यूजिंग भरा है चीजें। स्कूल में जब मैंने खुद सीखा था, या जो बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, वे एक तरह से चीजें याद करके आते हैं इस क्वेश्चन को, कि अब के बाद ये था, उसके बाद ये था, अब ये स्टेप है, ये स्टेप है, जैसे रकम चेंज होगी वे तो वही खलास, उनका खेल खत्म। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जिसको सिखाऊं वो भी ऐसे ही सीखे, चीज़ों को याद करने का, ठीक है। तो याद करने की चीज़ नहीं है। तो P बराबर में M पता लग गया कैसे आया, और M क्या है भाई, M इज एनी इंटीजर, ये कोई भी पूर्णांक है, ठीक है।
ये कोई भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस माइनस। ठीक, ये प्लस माइनस कोई भी इंटीजर है, याद रखना। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये कोई भी एक इंटीजर है। तो यहाँ पर इसका एक मतलब तो ये होगा। दूसरा मतलब क्या है कि p की जगह पे 5m लिख सकता हूँ और 5m की जगह पे p भी लिख सकता हूँ मैं। इसका मतलब एक ये भी है कि p की जगह पे 5m और 5m की जगह पे p। मतलब तो वही है कि मैं 8 की जगह पे 10-2 भी लिख सकता हूँ और 10-2 की जगह पे 8 लिख सकता हूँ। मतलब तो सेम है। हाँ, क्यों नहीं लिख सकता? मैं 15 की जगह पे 5 × 3 भी लिख सकता हूँ और 5 × 3 की जगह पे 15 लिख सकता हूँ। हाँ, सेम चीज़ है, चेक कर लो। मेरी मर्जी, मैं ये लिखना चाहूँ या ये लिखना चाहूँ, तो मैं दोनों की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ जो मेरा मन करेगा दोनों में। तो अब आगे आपको ये इक्वेशन याद है? ऐसा ये नहीं है कि बेकार हो गई। इसका रोल है यहाँ पर एक p² देखो इज इक्वल टू 5 × Q²। तो इसका क्या रोल है? p की जगह पे 5m लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकते हो। इस इक्वेशन में जो यहाँ से मैंने उठाई है, इसमें p दिख रहा है आपको? p तो नहीं, p² दिख रहा है। तो क्या हो गया? यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। किसका? p की वैल्यू क्या है? 5m और यहाँ पर क्या? p²। तो इस p की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया। तो ये इक्वेशन हमने उठाई और यहाँ पे पुट कर दी। अब इसमें हम p की वैल्यू 5m मान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5m। स्क्वायर कहाँ गया? गायब कर दिया। मैथ में कुछ भी बेवजह ऐसे ही नहीं होता। स्क्वायर करेंगे दोनों का, ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब दोनों का, 5 का भी और m का भी। ऐसा नहीं सिर्फ m का, 5 का भी। तो 5 × Q²। इसका कितना आएगा? इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो 25 × m², 5 × Q²। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5, इधर जाके डिवाइड में। भाई 5 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 25 को डिवाइड करेगा। ऐसे ही तो करेगा ना? तो करके देखते हैं। तो 25 डिवाइड बाय 5 × m², और यहाँ पर क्या है? Q²। तो 5 से कट जाए, कितने में जाएगा? 5m² इज इक्वल टू Q²। आप इतना समझ पाए होंगे कि 5m² इज इक्वल टू Q²। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 5 × m² इज इक्वल टू Q²। इसका मतलब क्या है? ऐसे ही तो आया, ये चेक कर लेना दोबारा, ठीक है? इसका मतलब है, इसको आप किससे रिलेट करो? इससे रिलेट करो कि 5 × Q² बराबर में p²। कि ये चीज कब आ रही है? जब 5 को हम m² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 और m² Q² का क्या है? फैक्टर है दोनों, और ये इन दोनों का मल्टीपल है। मतलब ये क्या? 5 Q² का फैक्टर है और Q² का फैक्टर है तो Q का भी होगा, क्योंकि अगर कोई चीज p² का फैक्टर है तो p का भी होगा। अगर कोई चीज Q² का फैक्टर है तो Q का भी होगा। अगर p² का फैक्टर है तो p का भी होगा। अगर Q² का फैक्टर है तो Q का भी होगा। अरे ये क्या? ये जो 5 है, इस p और Q दोनों का फैक्टर आ रहा है। आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं बार बार? ऐसा नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि हमारी कंडीशन ही यही थी, शर्त ही यही थी सबसे पहले कि p और q को प्राइम नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अरे हाँ, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर एक और आ गया 5 दोनों का, कि p का भी और q का भी। कौन है? 5। जबकि होना क्या चाहिए था? सिर्फ 1। यहाँ पे 1 भी है और 5 भी है। तो ये गड़बड़ कहाँ हो रही है? कोई गलती की है मैंने? नहीं, मैंने कई बार ये पढ़ा रखा अच्छे से, तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझसे गलती हुई है। नहीं, गलती तो हुई है। गलती हुई है। कहाँ हुई है? स्टार्टिंग में ही हुई है। स्टार्टिंग में कहाँ पर? कि हमने ये चीज वैल्यू इसके बराबर रखी ही गलत है। हमारा जो लेट हमने किया था, जो अजम्पशन किया था, वही गलत था स्टार्टिंग से ही। आवर अजम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग। क्योंकि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास आ रहा है किस चीज में, कि यहाँ पर तो कंडीशन थी कि p और q को प्राइम नंबर है, इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो आ रहा है लास्ट में।
ये विरोधाभास है, एक बात दूसरी बात को काट रही है। ये बात इसको खारिज कर रही है, ये बात इसको खारिज कर रही है, दोनों बातें एक दूसरे की बात को खारिज कर रही हैं। ठीक कौन सी है? ये भी ठीक है, ये ठीक है तो ये गलत है, ये ठीक है ये भी ठीक है पर ये गलत है, इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, इसके अकॉर्डिंग ये गलत है। तो ये जो दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, जो विरोधाभास आ रहा है, किस लिए आ रहा है? क्योंकि हमारा जो जंक्शन था, हमने जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था वही गलत था। तो इसीलिए हैंस प्रूव्ड आवर जंक्शन इज रॉन्ग बिकॉज स्क्वायर अंडर रूट 5 या स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि ये रेशनल नंबर रखने पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, हमारा सपोजिशन ही गलत हो रहा है स्टार्टिंग से ही। तो इसीलिए तो हमने प्रूव कर दिया कि भैया अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये रेशनल हो ही नहीं सकता। अगर इसको रख रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है, एक बात दूसरी बात को काट रही है और गलत कोई भी नहीं है। ये भी ठीक है ये भी ठीक है, पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, गलत साबित कर रही है, और क्वेश्चन में और कहीं गड़बड़ नहीं है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमको स्टार्टिंग में क्या करना है, इसको लेट करना कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो इसको बराबर रखो एक रेशनल नंबर के। इसको खुद रेशनल नंबर नहीं बना सकते, नहीं, इसको बराबर रखो। रख दिया, बराबर रखने के बाद कंडीशन क्या है, कोप्राइम नंबर होने चाहिए p बाई क्यू, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग क्यों करेंगे? क्योंकि स्क्वेयर रूट हटाना है। दोनों साइड क्यों करेंगे? क्योंकि भाई अगर यहाँ पे जो छेड़छाड़ की है तो इसको इस तरफ भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ प्लस करो तो इस तरफ भी, माइनस करे तो इस तरफ भी, ये हर जगह है। जो चीज़ मैंने बताई है ये चीज़ इसलिए नहीं कि सिर्फ एक सवाल के लिए, हर जगह है, इसलिए वीडियो लंबी है, क्योंकि मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताई है जो बच्चे याद करते हैं समझने की बजाय। और ये ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट 5 का ही आपको प्रूव करना है, ये हर एक नंबर में यूज़ होगा, कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो इसलिए वीडियो लंबी है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा इस सवाल को याद ना करे, किसी भी सवाल को याद ना करे, हर बच्चा अच्छे से समझे। तो इसलिए स्क्वेयरिंग करने के बाद स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर p बाई क्यू का होल स्क्वेयर, यहाँ पर जो क्यू स्क्वेयर में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। अब 5 और क्यू स्क्वेयर p स्क्वेयर का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। गुणनखंड है तो 5 और तो क्या करेंगे, p स्क्वेयर अगर 5 से भाग हो रहा है तो p भी होगा, किसी नंबर का चेक कर लेना, ठीक है। तो अब भाई p बराबर में 5m, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई। p बराबर में 5m क्यों लिखा? अरे अगर p से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितने तो टेबल पर जाएगा ना, किस टेबल पर जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई होगा, तो वो हमने क्या मान लिया, m मान लिया कि भाई m पे जा रहा है, m से गुणा करो ना 5 की तो वो आएगा। m क्यों मानना यार, 3 4 5 कोई नंबर मान लेता, अरे नंबर तो तब मानता जब ये होता हमारे पास, p को वैल्यू नहीं, अगर 30 होता तो 6 मान लेते हम, 45 होता 45 होता तो 9 मान लेते, यही नहीं है हमारे पास। तो इसको भी कुछ ना कुछ ऐसा वेरिएबल मानो जिसको हम बाद में चेंज कर सके, इसलिए हमने m मानना। तो ये 5 इधर क्यों गया, क्योंकि डिवाइड का तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, इसलिए 5m बराबर p, इसलिए चल ठीक है, ये भी आ गया समझ में। और m क्या है, एक इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब p के बराबर में 5m है तो 5m को मैं p लिख सकता हूँ और p को 5m लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है तो इसकी जगह p लिख सकता हूँ, इसकी जगह p है, चलिए ये भी मान लिया, इतना समझ में आ गया। अब ये इक्वेशन उठा के मैंने यहाँ रख दी, मतलब पिछली वाली इक्वेशन काम की थी, इरेज नहीं करनी है, ये सारी चीज़ काम की है, हाँ। तो ये इक्वेशन उठा के मैंने यहाँ रख दी, तो p की जगह पे 5m लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर p तो नहीं है, p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर की जगह पे लिख दो। चेंज क्या करोगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाओ, तो ये p स्क्वायर की जगह पे 5m लिख दिया। तो दोनों का स्क्वायर है ये, 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पर 5 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई, ये तो और फर्दर सोल्व होगा नहीं, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड में, तो 5 से 25 डिवाइड होगा तो 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 ये आ गया, 5m स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब सेम चीज़ यहाँ पर बन रही है, 5 इंटू m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई तो है, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर के भी फैक्टर बन रहे हैं दोनों, तो क्यू स्क्वायर का बन रहा है तो क्यू का भी बनेगा। तो ये 5 जो है p स्क्वायर का भी फैक्टर है, p का भी फैक्टर है, क्यू स्क्वायर का भी फैक्टर है तो क्यू का भी होगा। p और q दोनों का फैक्टर है, p और q दोनों इसके मल्टीपल है, जबकि हमने बताया था p और q तो कोप्राइम नंबर है, इनका कोई एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो भी 1,
5 तो हो ही नहीं सकता, दूसरा हो गया। इसीलिए जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, जो विरोधाभास आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था स्टार्टिंग में वही गलत था। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड कि √5 या √5 एक इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमने रख के देखा तो चीज़ें गड़बड़ा रही है, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है। ये चीज़ इसको गलत साबित करी, ये चीज़ इसको गलत साबित कर रही है। तो आई होप आप अच्छे समझ पाए होंगे। अगर कोई हिस्सा जो आप समझ नहीं पाए या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे आप सजेस्ट करना चाहते हो, या ऐसा कोई भी टॉपिक 10th क्लास तक साइंस या मैथ्स से जुड़ा हुआ जो आप जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, और एकदम डिटेल्ड वीडियो जो आप स्कूल में अच्छे से नहीं समझ पाते, मुझे अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चन आपको स्कूल में इतना डिटेल में किसी भी स्कूल में नहीं बताया होगा। कितना टाइम वैसे टीचर के पास भी नहीं होता, उनकी भी मजबूरी है कि वे क्वेश्चन को इतना टाइम दें, और कुछ बच्चे इस चीज़ को रटते हैं, समझते नहीं हैं। और आप कमेंट में जो भी आपका रिएक्शन है, जो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख पाए हो या समझ पाए हो, या जो भी आपके डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट से बता सकते हो, और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, जो कि मैं कल को लेके आने वाली है सर्कल के बारे में। 3rd क्लास जितने भी डाउट्स रहते हैं या जिसको सर्कल बिल्कुल ही समझ नहीं आता, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको सर्कल के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। सर्कल क्या है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, सर्कमफ्रेंस एरिया क्या होता है, सीकेंट, कोड, टेंजेंट, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ मैंने एक ही वीडियो में कवर की है। तो नेक्स्ट इसी चैनल पर आएगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।